तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 का काव्यखंड, और काव्यखंड में हमारा पाठ नंबर है 4। ठीक है, ये कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके लेखक हैं सुमिता नंदन पंत। हम इस चैप्टर में 2 मुख्य बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। एक तो है विस्तृत व्याख्या, हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कविता में क्या कहने का प्रयत्न किया है सुमिता नंदन पंत ने। इसके अलावा इसके किस प्रकार के प्रश्नोत्तर आते हैं, कितनी शब्द सीमा में लिखने चाहिए, किस प्रकार की भाषा बननी चाहिए, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले कई सालों से बार बार आ रहे हैं, उन पर हम एक छोटा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम आज ये कविता पढ़ रहे हैं, और ये कविता मैं शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब पर एक ज़बरदस्त चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल एक ऐसा चैनल है जो 9th क्लास और 10th क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस पर बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं, अट्रैक्टिव वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिनको देख करके आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसमें आपको जीके यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड, आपके करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी, इसके अलावा करियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड भी बहुत अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये चैनल केवल सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये उनके माता पिता के लिए भी, क्योंकि इस पर कुछ वीडियो डाले गए हैं जो कि पेरेंटिंग से रिलेटेड हैं। हमें बच्चों के साथ किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए, कैसे उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप सभी यूट्यूब पर सर्च करें हाई प्रोफाइल, लाइक और शेयर करें, इसके वीडियोज़ का आनंद लें। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं पर्वत प्रदेश में पावस, सुमिता नंदन पंत। सबसे पहले देखते हैं पाठ प्रवेश। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ने लगते हैं तो उससे पहले पाठ प्रवेश हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें यह मालूम पड़े कि हम किस विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ प्रवेश। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो पहाड़ों पर न जाना चाहता हो। हिल स्टेशन हर व्यक्ति जाना चाहता है। प्राकृतिक सौंदर्य जो वहाँ पर देखने को मिलता है वो अद्भुत होता है। जब भी हम हिल स्टेशन पर जाते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मन भी अच्छा होता है, और प्राकृतिक सौंदर्य का भी हम लोग आनंद लेते हैं। तो हर व्यक्ति जाना चाहता है। जब आप पहाड़ों को याद करते हैं तो ऐसे में किसी कवि की कविता अगर कक्षा में बैठे ही आपको ऐसा एहसास करवा दे कि आप अभी अभी पहाड़ों से घूमकर आए हैं, तो बात ही अलग होती है। यानी कि पहाड़ों के बारे में कोई आपके सामने इतना सटीक विश्लेषण करे, इतनी अच्छी व्याख्या करे कि वो पहाड़ आपको अपने आसपास फील होने लग जाए, आपकी जो कक्षा की दीवार है वो गायब हो जाए और आपको चारों तरफ पहाड़ नजर आने लग जाए। इतना सुंदर, इतना सटीक और इतनी सरल भाषा में अगर कोई उसको एक्सप्लेन करे, उसकी व्याख्या करे, तो फिर बात ही अलग हो जाती है। यही एक क्वालिटी है सुमिता नंदन पंत में, क्योंकि जब वो इस कविता को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इतने अच्छे तरीके से, इतनी सरल भाषा में कर रहे हैं कि ये दृश्य हमें दिखने लग जाते हैं। जो भी वो भाव दिखा रहे हैं कविता के अंदर, वो हमारे सामने चित्रित होने लगते हैं। ठीक है, प्रस्तुत कविता में इसी तरह के रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य की बात की गई है। बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें लिखा है, यही नहीं, सुमिता नंदन पंत की बहुत सारी कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आपके चारों ओर की दीवारें कहीं गायब हो गई हैं और आप किसी सुंदर पर्वतीय जगह पर पहुंच गए हैं। यानी ये विशेषता है इनकी लेखनी की कि इनकी कविताएं इतनी जीवंत है कि जिनको पढ़ते समय हमें दृश्य दिखने लगते हैं। आगे लिखा है, जहाँ दूर दूर तक पहाड़ों झरने बह रहे हो और आप बस वहीं रहना चाह रहे हो। आप हिल स्टेशन पर गए, प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके हमारा मन करता है कि हम यहीं रह जाएं, थोड़े दिन और रुक जाएं, थोड़े दिन और प्रकृति का आनंद लें। ऐसा ही आनंद अनुभव होता है हमें इस कविता को पढ़ने में, जो कि सुमिता नंदन पंत की लेखनी का कमाल है। महाप्राण निराला जी एक दूसरे कवि हैं जिन्होंने इनकी कविताओं के बारे में बोला। क्या बोला? महाप्राण निराला जी के अनुसार पंत जी की सबसे बड़ी प्रतिभा यह है कि वे अपनी कृतियों को अधिक से अधिक सुंदर बना देते हैं, जिसे पढ़कर या सुनकर मन आनंद से भर जाता है। यानी कि महाप्राण निराला जी जो हैं, उन्होंने कहा है पंत जी की काव्य रचना के बारे में कितना सटीक लिखते हैं, इतना जीवंत और सुंदर लिखते हैं कि जिनको पढ़ करके मन भाव विभोर हो जाता है और आनंद से भर जाता है। बहुत ही जीवंत वर्णन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम भी एक ऐसी कविता पढ़ते हैं सुमिता नंदन पंत की, जो हमारा पाठ्यक्रम का एक भाग है, पर्वत प्रदेश में पावस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसा कि मैंने पहले कहा है, जितने टिपिकल वर्ड्स हैं इस कविता में इतने ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी जो लग रहे हो आपको, जैसे मेखलाकार दिया है, सहस्त्र दिया है ना, ताल दिया है, इसके अलावा मद दिया है, ये जो शब्द है इनके अर्थ आप साथ में लिख लेंगे, आपकी बुक में ये अवेलेबल है। ठीक है, तो हम देखते हैं ज़रा कवि ने क्या कहने का प्रयत्न किया इस कविता के अंदर। कवि कहते हैं, पावस ऋतुति और पर्वत प्रदेश। अब देखिए, एक भाव बनाइएगा कि भाई कवि जो है हिल स्टेशन पर गए, वहाँ पर पर्वत है, और पर्वत तो है ही थी। जब वो इस दृश्य को देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं सामने की वर्षा हो रही है और पर्वतीय क्षेत्र में है। तो यहाँ पे कवि ने क्या बोला? पावस ऋतु थी, यानी वर्षा ऋतु थी, और वो कहाँ थे? पर्वत प्रदेश, एक पर्वतीय प्रदेश पर थे, यानी हिल स्टेशन पर थे। आगे वो कहते हैं, मेखलाकार पर्वत अपार, बहुत सारे पर्वत वहां पर है, और वो मेखलाकार यानी करधनी के आकार का। करधनी एक प्रकार का आभूषण है जिसे महिला अपने कमर में बांधती हैं, जिसे कमरबंद कहते हैं। तो उसकी आकृति कैसी होती है? गोल होती है। तो कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पर्वत वहां पर है वो गोलाकार स्थित है।
मेखलाकार यानी गोलाकार स्थित है। आगे, अपने सहस्त्रदृग सुमन फाड़, और उस पहाड़ के ऊपर हजारों हजार पुष्प खिले हुए हैं, जिसे कवि कहते हैं कि वो क्या है, सहस्त्रदृग यानी हजारों आंखों के रूप में पर्वत देख रहा है। यानी पर्वत के ऊपर जो फूल खिले हुए हैं सुंदर, उन्हें कवि कहता है दृग, यानी कि आंखें हैं वो पर्वत की, और वो क्या देख रही हैं, अवलोक रहा है बार बार। अवलोक यानी कि वो देख रहा है बार बार। क्या देख रहा है, नीचे जल में निज महाकार, यानी कि पहाड़ जो है उसके नीचे वाले भाग में, ठीक है, पहाड़ का शिखर अपने चरणों की ओर देख रहा है। क्या देख रहा है, महाकार। तो किस में देख रहा है, देखिएगा, जिसके चरणों में पलाताल यानी कि एक तालाब बना हुआ है, एक पानी का वहां पर स्रोत बना हुआ, एक तालाब बना हुआ है, पानी इकट्ठा हो गया है पहाड़ों की तलहटी में। तो जो पर्वत का शिखर है वो अपने महाकार को यानी बड़े आकार को, दर्पण सा फैला है विशाल, अपने महाकार को उस दर्पण रूपी तालाब में देख रहा है। फिर से देखिए कवि ने क्या बोला, उन्होंने बोला मेखलाकार पर्वत हैं, पर्वत गोल आकृति में बसे हुए हैं, स्थित हैं, ठीक है। अब लोक रहा है बार बार, वो पर्वत बार बार देख रहे हैं, ठीक है। अपने सहस्त्रदृग सुमन फाड़, अपने पुष्प रूपी हजारों आंखों से, नीचे जल में निज महाकार, पर्वत की तलहटी में जो ताल बना हुआ है, तालाब बना हुआ है, उसमें वो अपना महाकार यानी विशाल आकार को देख रहा है। कौन, पर्वत, ठीक है। दर्पण सा फैला है विशाल, और उस ताल की विशेषता क्या है, उस तालाब की विशेषता क्या है कि वो दर्पण के समान स्वच्छ है, यानी कि पर्वत का प्रतिबिंब उस तालाब में नजर आ रहा है। तो पर्वत बड़े आनंद के साथ में अपने पुष्प रूपी आंखों से अपने उस बड़े से आकार को निहार रहा है, देख रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, दृश्य बदल गया, कवि ने दृश्य बदला। तो क्या बदला, गिरि का गौरव गाकर झरझर, गिरि यानी कि पर्वत, गौरव यानी कि प्रशंसा, जो पर्वत की ऊंचाई है वहां से एक झरना गिरा नीचे, और जब झरना गिरा तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो कवि कह रहे हैं कि ये आवाज़ नहीं है, ये शोर नहीं है, ये झरना जब गिर रहा है तो इस पर्वत का गौरव गान कर रहा है, यानी पर्वत की प्रशंसा कर रहा है, उसी की ध्वनि आ रही है। आगे, मद में नस नस उत्तेजित कर, और जब इस दृश्य को हम देखते हैं तो इस दृश्य को देख करके हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। मद से नस नस उत्तेजित कर, यानी कि हमारे अंदर उत्साह की प्रवृत्ति आ जाती है हमारे अंदर, यानी हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है। कौन सा दृश्य देख करके, पहाड़ पर से, बहुत ऊंचे पहाड़ पर से एक झरना गिरा, उसको देख करके हमारा मन कैसा हो गया, उत्साह से भर गया। कैसा लिखा है, मद में नस नस उत्तेजित कर, कितनी शानदार लाइन बनाई है, यानी कि आनंद से, उत्साह से हमारी नस नस जो है भर गई है। आगे वो लिखते हैं, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्जर। अब वो निर्जर जब ऊपर से नीचे की ओर गिरा तो एक तो मुख्य धारा गिरी, और उसके आसपास जो छोटी मोटी धाराएं गिर रही हैं वो कैसी लग रही हैं, कवि कहते हैं वो ऐसी लग रही है जैसे किसी ने मोती की लड़ियों को तोड़ दिया हो। तो जब लड़ी टूटती तो मोती कैसे गिरते हैं, इसी प्रकार से श्वेत जल, स्वच्छ जल जब छोटी छोटी धाराओं के रूप में उस झरने के आसपास से गिर रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी मोती की लड़ियां टूट गई हों। झरते हैं झाग भरे निर्जर, और जब वो झरना ऊपर से नीचे गिरा तो नीचे तालाब में बहुत सारे झाग उत्पन्न हो गए। यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण, जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं सुमिता नंदन पंत। क्या बोला उन्होंने, पर्वत से गिरा झरना, उसके आवाज को कहा कि ये गौरव गान कर रहा है पर्वत का। आगे उन्होंने बोला कि जब इस दृश्य को मैंने देखा तो मेरा मन उत्साह से भर गया, और जब इस झरने के आसपास छोटी मोटी धाराएं को देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने मोती की लड़ियां तोड़ दी हों, जिससे कि मोती रूपी जल, श्वेत मोती रूपी जल गिर रहा है। बहुत सुंदर प्रासंगिक वर्णन। आगे देखते हैं इसके अलावा क्या कहा है कवि ने। कवि ने अगला दृश्य बताया, उन्होंने बोला गिरिवर के उर से उठकर, यानी कि वो जो पहाड़ है उसके उर यानी कि हृदय, यानी कि पहाड़ पर जो तरु यानी कि वृक्ष लगे हुए हैं। उन्होंने बोला गिरिवर के उर से उठकर, यानी कि उस पर्वत के उर से उठे, क्या, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, इच्छा रूपी तरुवर, वृक्ष जो लगे हुए हैं पहाड़ के ऊपर, उसे कवि कहते हैं कि ये वृक्ष नहीं है बल्कि उस पर्वत की इच्छाएं हैं, उच्चाकांक्षाएं हैं, ठीक है। झांक रहे नीरव नभ पर। अब वो वृक्ष कर क्या रहे हैं, वो झांक रहे हैं किस ओर, आकाश की ओर। नभ यानी कि आकाश, नीरव यानी कि शांत, जो आकाश अभी बिल्कुल शांत है उस ओर वृक्ष झांक रहे हैं। कौन से वृक्ष, जो पर्वत के ऊपर लगे हुए हैं। आगे कैसे झांक रहे हैं भाई, क्या दृश्य है, अनिमेष यानी कि बिना पलक झपकाए, अटल यानी एक जगह स्थित होकर के, लेकिन क्या फील आ रहा है उनको देख करके, कुछ चिंता पर, ऐसा लगता है कि वो कुछ चिंता में डूबे हुए हैं। कितना जीवंत उदाहरण है, कितनी अच्छी व्याख्या है।
कवि क्या बोल रहे हैं कि गिरिवर यानी पर्वत के ऊपर बहुत सारे वृक्ष हैं, वो बिल्कुल शांत हैं और शांत आकाश को देख रहे हैं। और ये वृक्ष नहीं है बल्कि पर्वत की उच्चाकांक्षाएं, यानी पर्वत की कुछ इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। ठीक है, उनको कभी आगे बोल रहे हैं कि वो झांक रहे हैं आकाश की ओर। कैसे झांक रहे हैं? अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए यहाँ पर क्या समझेंगे कि जो तरु लगे हुए हैं, जो वृक्ष लगे हुए हैं, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, अटल एक जगह स्थित है। लेकिन उनको देखकर कैसा लग रहा है? जैसे कुछ चिंता पर, वो किसी प्रकार की चिंता में डूबे हुए हैं। आगे देखते हैं, दृश्य बदला। और दृश्य बदला तो कवि ने लिख दिया क्या? उड़ गया अचानक लो भूधर। कवि बोलते हैं कि अचानक से भूधर यानी कि जो पर्वत था वो उड़ गया। क्यों उड़ गया? आखिर हुआ ऐसा कि जब वहां पर वातावरण परिवर्तित हुआ वर्षा के बाद, तो धुंध छा गई। धुंध छा गई तो पर्वत दिखना बंद हो गया। तो कवि ने क्या लिखा? उड़ गया अचानक लो भूधर। वो जो पर्वत दिख रहा था अभी सुंदर सा, वो उड़ गया, गायब हो गया। ठीक है, फड़काकर वारिद के पर। तो उनसे पूछा कि भाई पहाड़ कैसे उड़ जाएगा? तो कवि बोलते हैं फड़काकर वारिद के पर। वारिद यानी बादल। पहाड़ ने क्या किया? दो बादलों को अपना पर बनाया और उनको फड़का करके वो उड़ गया। और बादल कैसे थे? अपार, फड़का अपार वारिद के पर, यानी कि अपने श्वेत परों को, श्वेत बादल के परों से पर्वत ने उड़ान भर ली और वो उड़ गया। रव शेष रह गए निर्झर। रव शेष यानी कि जो शोर सुनाई दे रहा था पानी गिरने का, अब केवल वो सुनाई दे रहा है। बस जो झरना गिर रहा था, उससे जो जल आकर के गिर रहा था, उसका केवल रव रह गया, यानी शोर सुनाई दे रहा है। बस दृश्य नहीं दिख रहा, ना पहाड़ दिख रहा है, ना झरना दिख रहा, केवल झरने के गिरने की आवाज आ रही है। ठीक है, टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लग रहा है जैसे कि आकाश टूट करके पृथ्वी पर आ गया हो, धरती पर गिर गया हो, क्योंकि चारों ओर बादल ही बादल छा गए हैं। पर्वत दिखना बंद हो गया, केवल निर्झर की आवाज आ रही है, यानी झरने के गिरने की आवाज आ रही है। ठीक, तो फिर आगे कवि ने लिखा, धस गए धरा में सभे शाल। वो जो पर्वत पर वृक्ष लगे हुए थे वो सभे यानी डर के मारे। कौन से थे वो पेड़ जो लगे हुए थे? वो शाल के पेड़ थे, शाल के वृक्ष थे। जब ये दृश्य परिवर्तित हुआ तो कवि बोलते हैं कि वो सब है यानी डर के मारे वापस से समा गए। कहाँ पर? धस गए धरा में, उसी पर्वत में समा गए अंदर। ठीक है, कैसे? सब है डर के साथ। आगे, उठ रहा धुआं जल गया ताल। और वो जो ताल था जो पर्वत की तलहटी में बसा हुआ था, जिसमें वो अपना आकार देख रहा था, उस ताल का क्या हुआ? कवि बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे उसमें आग लग गई हो, क्योंकि बहुत अधिक ठंड हो जाने के कारण उस ताल में से धुआं उठ रहा है। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं उठ रहा धुआं जल गया ताल। वो जो तालाब था वो जल गया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें से धुआं आ रहा है। और अगली लाइन में वो लिखते हैं, यूं जलद यान में विचर विचर। जलद यानी कि बादल को अपना वाहन बना करके इंद्र उस पर बैठ गए। और विचर विचर यानी कि उस दृश्य, उस चारों ओर, उस परिवेश में चारों ओर वो घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र उस सौंदर्य को और बढ़ा रहे हैं, किसके माध्यम से? अपने इंद्रधनुष के माध्यम से। क्या बोला कवि ने यहाँ पर? कवि ने बोला धस गए धरा में सभे शाल। डर के मारे सारे जो वृक्ष थे उच्चाकांक्षाओं के, वो धरा में धस गए। ठीक है, उठ रहा धुआं जल गया ताल। वो जो बड़ा सा ताल था जिसमें पर्वत अपना रूप देख रहा था, वो जल गया है, क्योंकि उसमें से धुआं उठ रहा है। फिर क्या हुआ? ऐसे में दृश्य बदला, जलद यान में विचर विचर। बादल को अपना वाहन बना करके उसके ऊपर इंद्र बैठ गए और विचरण कर रहे हैं उस परिवेश में। और कर क्या रहे हैं? था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र जो है इंद्रजाल फैला रहे हैं, यानी कि इस दृश्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए इंद्रधनुष का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की सुंदर जीवंत व्याख्या जो है उन्होंने की है और बड़ी सुंदर से भाव में कविता लिखी गई है। तो इसको समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास इसके शब्दार्थ हों और वहीं के वहीं पर लिखे हों। जैसे ये सभे लिखा है, सभे यानी कि डर के साथ। इसके बाद लिखा अनिमेष यानी कि बिना पलक झपकाए। इन शब्दों का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इसे अच्छी भाषा में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो प्राकृतिक सौंदर्य का जो जीवंत एग्जाम्पल लिखा है, या कहें कि एक बहुत सुंदर सी मधुर सी जो कविता लिखी है, वो सुमित्रानंदन पंत की पर्वत प्रदेश में पावस है। इसे एक दो बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में सारे दृश्य साफ हो जाएंगे। हर पैराग्राफ में एक अलग सिचुएशन बताई गई है। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ें। अब हम आगे देख रहे हैं कविता का सार, यानी हमने जो पढ़ा है उसका हम इन शॉर्ट एक रिव्यू तैयार कर रहे हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कविता का सार क्या है, सारांश क्या है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर कवि ने इस कविता में कहा है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है। बिल्कुल ठीक है, कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। वर्षा ऋतु में हम लोग सामान्यतः देखते ही हैं। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हों, जैसा कि हमने पहले पद में पढ़ा था। वो इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हैं। बिल्कुल सरल भाषा में लिखा गया सारे। आगे देखिएगा, पर्वतों से गिरते हुए झरने की कलकल की ध्वनि मधुर आवाज कर रहे हैं। कौन? झरने पर्वत से गिर रहे हैं नीचे तो कलकल की ध्वनि आ रही है। नस नस को प्रसन्नता से भरे हुए हैं, यानी कि उत्साह से भरे हुए हैं। कौन? झरने।
ठीक है, आगे देखते हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को देख रहे हैं, वो उसे छूना चाह रहे हैं। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो कि कहीं पेड़ उड़ गए हो, यानी कि पेड़ दिखना बंद हो गए, पहाड़ दिखना बंद हो गए। किस कारण से? घनी धुंध होने के कारण से। तो पेड़ तो समा गए धरा में, कवि ऐसा बोलते हैं, और पर्वत कहाँ गया कि वो उड़ गया, गायब हो गया, अर्थात गायब हो गए। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। अत्यधिक वातावरण में शीतोष्णता बढ़ गई, ठंडक बढ़ गई, अचानक वातावरण जो है बहुत ठंड शीतमय हो गया है ना, बहुत ठंडा हो गया। तो ऐसे में हुआ क्या, जो तालाब था उसमें से धुआं निकलने लगा। तो कवि ने कहा कि इस तालाब में तो आग लग गई। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहे हैं। कवि ने अंतिम पंक्तियों में बोला था, यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यानी कवि कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके इंद्र भी धरती पर आए और इस परिवेश में घूमते हुए वो भी नया नई कला दिखा रहे हैं, यानी कि इंद्रधनुष के माध्यम से इसके सौंदर्य को और बढ़ा रहे हैं, वो अपना एक इंद्रजाल फैला रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारी कविता का सार आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो व्याख्या के बाद अब हम लोग आ रहे हैं प्रश्नोत्तर पर चर्चा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं जिनकी भाषा को आप अच्छे से समझेंगे, शब्दावली को समझेंगे और इसी प्रकार से आप एग्जाम में लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो सारे प्रश्नों को ना लेते हुए हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो पिछले कई सालों में परीक्षा में आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? आंसर देखिए, मेखलाकार शब्द का अर्थ है मंडलाकार, यानी कि करधनी के आकार का, करधनी के आकार का। करधनी एक प्रकार का आभूषण होता है, जैसा कि मैंने व्याख्या के समय आपको बताया था। यह कटी भाग में पहनी जाती है, यानी कमर में बांधा जाता है, कमरबंद कहते हैं इसको। ठीक, पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा था, जैसे इसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। यह हमने अपनी तरफ से भाषा जोड़ी है। ऐसा लग रहा है गोलाकार जो पर्वत बसे हुए हैं, जो वहाँ पर स्थित है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने पूरी पृथ्वी को गोलाकार घेर लिया है। कवि ने शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता दिखाने के लिए किया है। मेखलाकार यानी गोल आकार में पर्वत अवस्थित है। इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? जिससे कि मालूम पड़े कि पर्वत कितने विशाल है। तो मेखलाकार शब्द का अर्थ बताया, करधनी जो की एक प्रकार का आभूषण है। ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ पर कवि ने इस शब्द का प्रयोग करके इसकी व्याख्या करी है। ठीक, आगे देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, सहस्त्रदृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? सहस्त्रदृग सुमन, हम लोगों ने इसका अर्थ पढ़ा था, सहस्त्र यानी हजारों, दृग यानी कि आंखें, सुमन यानी कि पुष्प, हजारों पुष्प रूपी आंखें। आंसर देखिए, पर्वत अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने हजारों सुमन रूपी नेत्रों से अपने ही बिंब को यानी आकृति को निहारते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। वो जो विशाल पर्वत हैं वो अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों से अपने आकार को निहार रहे हैं। बिंब यानी कि अपनी प्रतिकृति को, यानी कि अपने प्रतिबिंब को निहार रहे हैं। पर्वतों पर खिले सहस्त्र पुष्पों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया गया है, यानी कि जो पुष्प हैं उनका वर्णन करने के लिए कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जिसमें मानव के गुणों से तुलना की जाती है। तो यहाँ पर पुष्पों की तुलना की गई है किससे? मानव की आंखों से। जैसे मानव अपनी आंखों से देखता है, वैसे ही पर्वत जो है अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों से देख रहा है। सामान्य भाषा है, आगे देखिए, इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया है। पर्वतों का जीवंत व्याख्या करने के लिए, पर्वतों को जीवंत बताने के लिए उन्होंने किस अलंकार का प्रयोग किया? मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया। यानी कि मानव में जो क्षमताएं होती हैं उन क्षमताओं का प्रयोग उन्होंने अपनी कविता के एक्सप्लेनेशन में यानी कि व्याख्या में प्रयोग किया। इसे कहते हैं मानवीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं, किस बात को दर्शाते हैं? प्रतिबिंबित करना यानी दर्शाते हैं। आंसर देखिए, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं। यानी कि तरुवर के उर से उठकर, पर्वत के उर से उठकर, कौन? तरुवर यानी कि वृक्ष जो पहाड़ के ऊपर लगे हुए हैं वो अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं। यानी कि पहाड़ को अपनी इच्छाएं व्यक्त करने का माध्यम क्या मिला? वृक्ष मिले।
आगे, अर्थात आकाश को पाना चाहते हैं कौन? वे वृक्ष, इसलिए वो आकाश की ओर देख रहे हैं। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन हो, यानी कि वो शांत होकर के नीरव नव यानी शांत आकाश को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी गंभीर चिंतन में डूबे हुए हैं। अपलक देखते हुए, अनिमेष यानी अपलक, बिना पलक झपकाए अपनी उच्चाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हैं। किसको निहार रहे हैं? आकाश को निहार रहे हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? आंसर देखिए इसका, झरने पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं, जैसा कि हमने पद्य में पढ़ा था। और बहते हुए झरनों की तुलना चमकदार मोतियों से की गई है। कब की गई है? जब मुख्य झरना गिर रहा है और उसके आसपास छोटी छोटी जो जल की धाराएं गिर रही हैं, उसे कवियों ने कहा है कि मोती की लड़ियां जिस प्रकार से टूट करके बिखर जाती हैं, उसी प्रकार से ये जो आसपास झरने के छोटी छोटी धाराएं गिर रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो मोती की लड़ियां टूट गई हों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि पिछले कई सालों में एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लेंगे एक बार। इनकी भाषा शैली मैंने आपको देखा बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझेंगे, अंडरलाइन करेंगे और इनके नोट्स बना लेंगे छोटे छोटे, जो भी पॉइंट्स मैं बोलता हूँ उसके नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने देखा स्पर्श भाग 2 का काव्यखंड और उसका चैप्टर नंबर 4, पर्वत प्रदेश में पावस। फिर से एक बार बता दें, इसके लेखक जो हैं, कवि जो हैं, वो है सुमित्रानंदन पंत हैं। विस्तृत व्याख्या और प्रश्नोत्तर पर हमने चर्चा की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपको ये पाठ समझ में आया होगा, ये कविता समझ में आएगी। इसे 1-2 बार सुने ध्यान से और अपने नोट्स बनाते हुए चलें, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें। हम इस वीडियो को समाप्त करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे देना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पर आपके अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस दिए गए हैं। उनमें जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में आप लोगों को दी गई है। इसमें आपको जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको करियर काउंसलिंग, बिहेवियर काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड भी कई सारे अट्रैक्टिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये यूट्यूब चैनल केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि इस पे आपको पेरेंट्स गाइडिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिसमें बताया गया है कि हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उनकी समस्याओं को किस प्रकार से समझ करके उनका निदान करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप लोग इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखें और इस पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका लाभ लें। धन्यवाद।